स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो बोहर थ्योरी हमने पहले पढ़ी थी, उसमें क्या क्या कमियां, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस, क्या क्या उसमें खामियां हैं। आज बोहर थ्योरी की खामियां या फिर कमियों के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि बोहर ने बहुत अच्छे से एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। बोहर ने यह भी एक्सप्लेन किया कि जो लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का आता है वो किस तरीके से आता है, इसके बारे में भी बताया। इन दोनों के बारे में ही बोहर ने जो हेल्प ली वो किसकी ली, वो ली थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी की हेल्प ली थी। लेकिन ये हेल्प लेने के बावजूद भी इस मॉडल में कुछ कमियां थी, मतलब क्वांटाइजेशन के बाद भी इस मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां थी। देखो, हर चीज में कमियां होती हैं, बोहर मॉडल के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां थी। हम उन कमियों की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली जो कमी आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि आपके सामने लिखा भी हुआ होगा, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जी हाँ, जो लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं हम बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के ही लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाया था। जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर बढ़ते हैं, जैसे कि हम हीलियम के ऊपर बढ़ते हैं, लिथियम के ऊपर बढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, एक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, 2 3 4 5 की तरफ जा रहे हैं। तो जब इन एटम्स का स्पेक्ट्रा देखा गया तो इन एटम्स का स्पेक्ट्रा बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो एक बड़ी कमी निकलकर साबित हुई किसकी, बोहर एटॉमिक मॉडल की। जैसा कि लिखा गया है, बोहर थ्योरी वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए तो सही था सब कुछ, लेकिन दिक्कत कहां हुई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक को तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था किसको, हाइड्रोजन एटम को और हाइड्रोजन लाइक को। लेकिन गड़बड़ कहां हुई इनसे गड़बड़ हुई किसमें, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रा की बात हुई। दूसरी बात है, बोहर क्या नहीं बता पाया, इनफैक्ट हाइड्रोजन एटम का भी जो लाइन स्पेक्ट्रा है ना, उसमें फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये फाइन स्ट्रक्चर कौन सी चीज है जी, फाइन स्ट्रक्चर जब आप किसी भी एटम के स्पेक्ट्रा को, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा लिया और हमने उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व किया, हमें कुछ लाइनें दिखाई देंगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब हम हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उस स्पेक्ट्रा को देखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए आपके पास आप कोई स्पेक्ट्रा लेते हो हाइड्रोजन एटम का, तो आपको यहां पर कुछ लाइनें दिखाई देती हैं, सही है, कुछ लाइनें आपको दिखाई देती हैं। ये लाइनें आपको जनरली तो इस तरीके से दिखाई दे जाती हैं, लेकिन जब आप हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हो तो आपको एक्चुअल में यहां पर हर लाइन की जगह कितनी लाइन दिखाई देती हैं, 2 लाइनें आपको दिखाई देती हैं। इस तरीके से क्या दिखाई देती हैं आपको, 2 लाइन या फिर 3 लाइन, वो डिपेंड करता है, वो कुछ और फिनोमिनाज होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देती हैं, हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपको ऐसी लाइनें दिखाई देती हैं। तो जो बोहर का मॉडल है वो इन लाइनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये भी बोहर की एक कमी थी। उसके बाद ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई भाई पहले वाली कमी की। अब दूसरी कमी क्या है, दूसरी कमी आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई एक्चुअल में जब आपका जो सैंपल है जिसका आप स्पेक्ट्रा ले रहे हो, या फिर आप ये कहिए जब सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है उसको हम, जब पूरे के पूरे सिस्टम को जहां पर आप स्पेक्ट्रा ले रहे हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रा हो, जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो या फिर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो उस टाइम के ऊपर होता क्या है, जो आपकी लाइनें हैं ना वो इसी तरीके से सिंगल लाइन ना होकर, वो सिंगल लाइन ना होकर क्या हो जाती हैं, इस तरीके से सिंगल लाइनें ना होकर वो स्प्लिट हो जाती हैं एक से ज्यादा लाइनों के अंदर। देखो, अगर आप स्पेक्ट्रा देखते हो तो ऐसी कहानी आपको जो है दिखाई देती है जब आप उसको किस में रखते हो, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो। ये दोनों गजब के फिनोमेना होते हैं। जब आप किसी को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, देखो जैसे यहां पर रखा गया है, इफ सोर्स एमिटिंग द रेडिएशन, मतलब जहां से रेडिएशन निकल रही है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो होता क्या है, जो लाइनें हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होने को, या फिर जो
आपने सोर्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो पहले आपको लाइनें ऐसे दिख रही होंगी, फिर आपकी लाइनें इस तरीके से। जरूरी नहीं कि दो में स्प्लिट हो, क्या पता कई में स्प्लिट हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो में ही स्प्लिट हो, वो डिपेंड करता है एटम टू एटम, वो एटम टू एटम डिपेंड करता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि दो में स्प्लिट हो, तीन में भी जरूरी नहीं, चार में हो सकती है, पांच में हो सकती है, कितने में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। वो कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से ऐसा हो रहा है, उस फिनोमेना को हम कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं जी ज़ीमन इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स को रखने की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कहा जाता है ज़ीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होता है क्या, स्टार्क इफेक्ट। देखो जहां पर लिखा गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट, जब मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, देन इट इज ऑब्जर्व दैट ईच स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप इनटू ए नंबर ऑफ लाइन, हर स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारी लाइन में स्प्लिट हो जाती है। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट, व्हाइल द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। और बोहर मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में। समझ में आ रहा होगा आपको शायद, है ना। आपको यही सब लिखना होगा पेपर में, आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आपको दोनों फिनोमेना देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों और क्या कमी रही, और कमियां जानने से पहले, अगर आप भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से या फिर किसी कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर आपके 6 के 6 सेमेस्टर का जो कोर्स है वो बहुत ही नॉमिनल कीमत के ऊपर उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी अच्छे जगह से आप एमएससी करना चाहते हो, पहले तो आपके पास ऑप्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का आता है, फिर आपके पास आईआईटीज का भी ऑप्शन आता है। अब दोनों के एग्जाम अलग अलग होते हैं। आप एमएससी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, उसका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको सीयूटी पीजी कहा जाता है, इसका भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। और आईआईटी जैम के भी जो कोर्सेज हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आईआईटी जैम का जो पेपर वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, उसका तो एज कम्पेयर टू सीयूटी पीजी मतलब वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो आईआईटी जैम का जो बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का वो आपका बीएससी का 3rd या 4th सेमेस्टर होता है, ठीक है। अगर आप उस टाइम शुरू करते हो तो आप आईआईटी जैम को क्रैक कर पाएंगे और आप आईआईटी से एमएससी करने का मौका पाएंगे, ठीक है। जब आप आईआईटी से एमएससी कर पाओगे, करने का मौका आपको मिलेगा, तो आपके पास जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, 50 तरह की चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, 50 तरह की जॉब्स आपको वहां पर देखने को मिलती, ठीक है। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सीधा जॉब का हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है जिसका नाम है आईआईटी गेट, जिसके थ्रू आपको पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जॉब मिलती है। आप आईआईटी से या फिर किसी और आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, या फिर आपको पीएचडी के दौरान फेलोशिप भी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करते हो, जो एमएससी के बाद ही पेपर होता है, जिसमें एलिजिबिलिटी मास्टर्स होती है, हाँ ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी गेट का पेपर दे सकता है, ठीक है। पर इसके लिए ग्रेजुएशन वाले बच्चे को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे के पास वो सिलेबस नहीं होता, वो पढ़ाने वाले टीचर नहीं होते जो उसको गेट तक पहुंचने में हेल्प करें, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, बल्कि मैं स्पेसिफिकली कहूँ आईआईटी जैम का कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको इस पेपर में जॉब हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। सीएसआईआर नेट के थ्रू आप पीएचडी के दौरान फेलोशिप पा सकते हैं। दूसरी बात, आप भारत में किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं, और हमारी जो ऐप है विज्ञान वृक्ष, जिसका नाम है, जो आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएगी, दोनों के ऊपर आपको मिल जाएगी, मतलब एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो कमी बताई गई बोहर के मॉडल में वो ये थी कि 3D मॉडल ऑफ एटम नहीं बता पाए थे। मतलब 3D मॉडल का मतलब क्या है सर, ये तो पहली बार सुना है। बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था बीचों बीच एक न्यूक्लियस होगा, मान लिया जी न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर सर्कल में घूम रहा होगा। अब सर्कल तो 3 डायमेंशन होता नहीं है, सर्कल क्या होता है, सर्कल तो प्लेनर चीज होती है। अब प्लेनर मतलब एक प्लेन की बात चल रही है, 3D की बात नहीं चल रही है। बाद में हमें पता चला कि भैया जो एटम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो एटम मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल बना, या फिर HCl मॉलिक्यूल बना, या फिर CH4 बना, वो क्या होते हैं, वो 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल होते हैं। वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पर लिखा गया है
यहाँ पर लिखा गया है कि जो बोहर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्टेन सर्कुलर पाथ इन वन प्लेन, ठीक है, सो इट प्रोवाइड ए फ्लैट मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, हालांकि वन प्लेन नहीं, वैसे यहाँ पर दो प्लेन हो सकते हैं, दो प्लेन हम कह सकते हैं, प्लेन मतलब हाँ एक प्लेन कह सकते हैं, डायमेंशन दो होंगी, ठीक है, सो इट प्रोवाइड ए फ्लैट मॉडल ऑफ एटम बट नाउ इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड दैट द एटम इज 3 डायमेंशन एंड नॉट फ्लैट, मतलब आज हमें पता लग गया है कि एटम जो है वो 3D होता है, वो फ्लैट नहीं होता है ना। कैसे पता लगा भाई? एटम में हमने एस ऑर्बिटल पढ़ा हुआ है, यहाँ तो ऑर्बिट है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब स्फीयर तो 3D होता है, लेकिन सर्कल क्या होता है दोस्तों? सर्कल होता है आपका प्लेनर। तो यहाँ पर क्या बताया कि बोहर जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे, क्या बताने में? एटम का 3D मॉडल बताने में सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है? इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। भाई बोहर तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर ही जाकर अटक गए थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में तो कहाँ बता पाएंगे। जैसे कि H2 की शेप जो है वो लीनियर होगी, HCl भी लीनियर होगा, BF3 ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा, CH4 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो जब हम आगे थ्योरीज में पढ़ते हैं या फिर आगे जब हमें चीज़ों का पता लगता है, तो हमें यह समझ में आया कि जब एक एटम दूसरे एटम से कनेक्ट होता है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कनेक्ट होता है। मतलब अगर CH4 बन रहा है तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ये आपको विज्ञान वृक्ष के केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा, और वो वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, और बाकी जो सारा कोर्स है वो आपको हमारी ऐप के ऊपर मिलेगा, जिसकी हमने बहुत नॉमिनल कीमत रखी हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें समझ में आता है कि भाई जब BF3 बन रहा है ना, तो जो बोरोन और फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल हैं वो 120 डिग्री के ऊपर एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि भाई जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो ये भी जो है वो बोहर नहीं बता पाए थे। शॉर्ट में लिखा गया है कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो मॉलिक्यूल्स की शेप को बताने में असक्षम था, वो उन्होंने नहीं बता पाए थे वो। नाउ इट इज वेल नोन दैट in covalent molecule the bond have directional characteristics, that is atoms are linked to each other in a particular direction, hence they possess definite shape. Bohr model is unable to explain it. जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एटम दूसरे एटम से जुड़ेगा, मतलब बोरोन फ्लोरीन से फ्लोरीन से फ्लोरीन से ऐसे जुड़ेगा तो एक पर्टिकुलर शेप बनेगी, है ना। लेकिन बोहर ने इसके बारे में बताया नहीं था। लास्ट में बता रहा है inability to explain the de Broglie concept of dual nature and Heisenberg uncertainty principle। आपने बहुत बार नाम सुना होगा दोनों का, लेकिन इन दोनों को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोहर क्या कर पाए थे? बोहर नहीं बता पाए थे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि भाई मैटर का 2 तरह का नेचर होता है। जैसे लाइट का 2 तरह का नेचर होता है, हम पढ़ चुके हैं। कैसे होता है सर 2 तरह का? भाई लाइट का वेव का नेचर होता है क्योंकि वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करती है। लाइट का पार्टिकल का भी नेचर होता है क्योंकि वो क्या शो करती है दोस्तों? वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा फिनोमिना भी शो करती है। इसका मतलब कैसा नेचर है उसका? उसका नेचर जो है पार्टिकल के जैसा भी है और वेव के जैसा भी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत मजे से डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप उन दोनों को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। आपका कंप्लीट कोर्स में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी जो बोहर है वो नहीं बता पाए थे। मतलब आप हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिटेल में हम बिल्कुल पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो होगी इन दोनों की, और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को भी पढ़ेंगे और हेजनबर्ग की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। दोनों को पढ़ेंगे, जिनका नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड जेपी थॉमसन मॉडल। उनको भी हम अलग से पढ़ेंगे, वो भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पर इतना ही समझते हैं कि भाई बोहर जो है वो नहीं बता पाए थे किसके बारे में? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों ओवरऑल हम लोगों ने 5 कमियां बोहर के मॉडल में देखी। सबसे पहली कमी हमने देखी कौन सी? कि बोहर हाइड्रोजन एटम का जो फाइन स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, भाई जब हाइड्रोजन एटम को रखा जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में
तो जो लाइनें हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। जीमन और स्टार्क इफेक्ट को जो बोहर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर हमने क्या कहा, बोहर ने जो एटम का मॉडल दिया वो क्या दिया, फ्लैट मॉडल दिया है, 3D मॉडल नहीं दिया है। फिर क्या, बोहर मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं बता पाए थे। और लास्ट क्या बताया, बोहर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।